आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे तिवारी के ऑर्डर पर एसपी ठाकुर के लड़के को ड्रग्स के मामले में फिर उठा लेता है और नरेश थाने में जाकर उसकी पट्टे वाली मशीन पर खूब सुताई करता है। अब आगे। सुबह सुबह का शांत माहौल था। चिड़िया चहचहा रही होती है। ठाकुर बनियान पहने सुकून की चाय की पहली चुस्की लेता है, तभी ठकुराइन चिल्लाती हुई आती है, अजी सुनिए, अरे सुनिए अजी, अजी सुनिए। अरे क्या हुआ? अजी बड़का अभी तक घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ है, पता तो कीजिए। अरे पड़ा होगा कहीं शराब पी के। कोई एक लड़का ऐसा नहीं जनी हो तुम जो किसी लायक हो। दो छोटे वालों को बोलिए जाके खेत पर देख कर आए, और जैसे ही मिल जाए कहना हमने बुलाया है। अर्ली मॉर्निंग खराब करते हैं साले सुअर। मां का आदेश पाते ही दोनों छोटे लड़के बुलेट पर सवार होके भैया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोनों खेत से खाली लौटकर पांडे की दुकान पर रुकते हैं। ये पांडे, बड़े भैया आए थे क्या तुम्हारी दुकान पर? वो कहां चाय पीते हैं, ठेका पर पता कीजिए। जितना पूछा उतना जवाब दो बे, इसी चाय की छन्नी से, वरना तुमको छान देंगे। नहीं भैया, यहां नहीं आए। साला ये तो पहली बार हुआ है कि भैया इस तरह गायब हुए हैं। कहीं पटना तो नहीं चले गए अपनी मैडम से मिलने? तभी गांव के एक जुझारू बुजुर्ग ने दोनों भैया जी लोग को देखकर प्रणाम करते हुए बोला, अरे भैया जी, बड़का जी को रात एसपी उठा लिए, थाने में बंद किया हुआ है। इसकी माँ का ये बुड्ढे, अगर ये बात गलत निकली ना तो तुमसे तुम्हारा श्राद्ध आज ही कराएंगे। बकवास ना करना हमारे साथ। बुजुर्ग के कुर्ते के कॉलर को पकड़ते हुए ठाकुर के लड़के ने कहा, अरे नहीं भैया जी, थाने के सामने बीड़ी ले रहे थे हम, वहीं दुकान वाले ने बताया हमें। झूठ बोलूं तो मैया मर जाए। साले तुम्हारे अपने पैर चिता पर हैं, तुम क्या मैया की कसमें खा रहे हो? ए छोटे, चल फटाफट जाके पिताजी के पास चलते हैं। उधर नरेश अपनी माँ के साथ बैठा फुल इमोशनल मोड में होता है। साड़ी पहने लौंडे को बालों में तेल लगाती माँ कहती है, बेटा अपना ध्यान रखा कर थोड़ा, कितने खुश्क हो गए हैं तेरे बाल। घर का खाना खाया कर, कहाँ व्यस्त रहता है इतना। इस टूटे फूटे मकान में अकेले दम घुट जाता है हमारा। चिंता मत कीजिए माँ, जल्दी आपको यहाँ से निकाल कर बड़े मकान ले जाऊंगा। और तू परिवार कब बसाएगा रे? कब तक यूं औरत बन के घूमता रहेगा? अचानक तेल की कटोरी पटकते हुए नरेश उठ जाता है। कितनी बार आपको एक ही बात बार बार उठानी है? हम जैसे हैं हमें वैसा रहने दीजिए माँ। पोता पोती खिलाने का शौक है तो आंगनवाड़ी से एक आध बच्चा उठा के यहां रख देते हैं। ये कहते हुए नरेश उठकर चला जाता है। उधर ठाकुर के लड़के नाकामी भरी शक्ल लेकर बाप के सामने जाते हैं। पिताजी। फोन पर बात कर रहा ठाकुर इशारों से लड़कों को चुप होने के लिए कहता है, हाँ जी, आप चिंता ना करें, हम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। हाँ जी, ठीक है। फोन काटते ही ठाकुर कहता है, क्या भाई, देखा करो पहले। पिताजी वो एसपी रात भैया जी को उठा ले गया, थाने में ले गया। अबे कहा, पहले क्यों नहीं बोला गया तुमसे? मुनीम जी, अरे मुनीम जी, गाड़ी निकलवाइए। ये सालों को हम बताते हैं, अब तो साला बहुत ज्यादा हो गया इनका। तभी ठाकुर के फोन पर तिवारी का फोन बजता है। अरे ठाकुर साहब, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किए? वकील के साथ बैठे हैं क्या? तिवारी, औकात से बहुत बाहर जा रहे हो तुम। औकात? साले तुम्हारा बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक जितना जोर है ना, वो हमारे हाथ की वजह से है, समझे? खैर अभी तुम परेशान हो और हम मजे में हैं। जाके बेटे के सूजे हुए कूल्हे पर हल्दी लगाओ। ठाकुर गुस्से में फोन काटकर गाड़ी थाने की तरफ लेकर जाता है। ये जो तिवारी जी इतना रिलैक्स्ड साउंड कर रहे थे, उतना वो होते नहीं है, क्योंकि अगली मीटिंग उनकी सीएम साहब के साथ है। तिवारी अपने पीए के साथ निकल पड़ते हैं पटना के लिए, जहां सीएम साहब ने उनको समन किया है, और ठाकुर थाने के लिए निकलता है और नरेश गुस्से में शालू की तरफ किन्नर हवेली। सबके जीवन में अपने अपने हैं और सबको लगता है कि कहानी के हीरो वो खुद हैं। पहले ठाकुर थाने पहुंचता है। वहां उसे नया थानेदार जो तिवारी और एसपी का वफादार है वो मिलता है। आइए ठाकुर साहब, आपका पाब्लो एस्कोबार हमारी ही सेवा का मजा ले रहा है। एसएचओ, कहीं ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तुम्हें तबादला ना मिल जाए। कीमत बोलो और मुंह बंद करो।
ठाकुर, कानून के हाथ लंबे और खुले दोनों हैं। आपकी इस टिप्पणी के लिए हम आपको अभी के अभी उठा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा छुड़वाने के चक्कर में पिताजी अंदर हो जाएं। तेरी साले। इससे पहले ठाकुर कुछ और बोलता, मुनीम जी ठाकुर को रोक लेते हैं। एसएचओ साहब, आप कोई रास्ता बताएं, आप बड़े बनिए। मुनीम सहलाने में एक्सपर्ट तो था ही, पर एसएचओ टेढ़ा आदमी था। उसने जवाब दिया कि रास्ता है ना, जिस रास्ते से आए हैं ना वही रास्ता बाहर जाने का है। अब इससे पहले हम जंजीर के बच्चन बन जाएं, आप एक काम कीजिए, यहां से बाहर हो जाइए। एसएचओ, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अपने इम्तिहान की जगह अगर अपने लड़के के इम्तिहानों पर ध्यान दिए होते ना तो यहां वहां नशेड़ियों की तरह ना घूम रहा होता। ये लीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है अगले आधे घंटे में। अगर वकील को लेके वहां पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए। ठाकुर फिर गुस्से में आने लगता है, मगर मुनीम उसे संभाल लेता है और कागज लेकर बाहर आ जाता है। तो उधर नरेश सीधा शालू के कमरे में घुसता है और बिना कुछ बात करे, बिना कुछ फालतू बोले सीधा पॉइंट पर आता है और शालू से कहता है, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, पर तुम्हें पसंद करते हैं। परिवार बनाने को नहीं कह रहे हैं। हमें पता भी नहीं साला हमें चाहिए क्या शालू, बस तुम चाहिए हो ये पता है। शालू सारी बात ध्यान से सुनती है और सिर्फ इतना कहती है, तुमको देने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास है। जिस दुनिया से तुम मुझे बाहर ले जाना चाहते हो उस दुनिया के राजा बन सकते हो तुम, और मैं तुम्हारी रानी। ये सारी बात मंजली दीदी के कान में पड़ती है और वो नरेश में अपना उत्तराधिकारी तो खुद भी ढूंढ रही थी, पर उसकी नियत पर संदेह तो उन्हें शुरू से था। नरेश को लगता है कि कमरे के बाहर कोई है। वो शालू को गले लगाता है और पूरी चालाकी के साथ शालू के मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, इस दुनिया का राजा बनने का हमें कोई शौक नहीं। मंजली दीदी ने हमें वहां सहारा दिया जहां कोई और नहीं था। उनकी जैसी इजाजत होगी हम वैसा ही करेंगे शालू। शालू ये बात समझ जाती है कि कमरे के बाहर कोई है। मंजली दीदी नम आंखों के साथ वहां से चली जाती हैं। नरेश को जाने की आहट महसूस होती है तो वो मुस्कुराने लगता है। तो उधर मजिस्ट्रेट के कमरे में अनाउंसमेंट होती है, केस 12-2-20-21 EL5 नारकोटिक्स एक्यूज्ड रमेश ठाकुर को NDPS एक्ट के अंतर्गत 6 महीने की जुडिशियल कस्टडी मिलती है। नेक्स्ट। मजिस्ट्रेट ने ठाकुर के लड़के की तरफ देखा तक नहीं और फैसला सुना दिया। ठाकुर के पैरों से जमीन निकल गई। वो समझ ही नहीं पाया कि इतने बड़े मामले में वो क्या कर सकेगा। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश शालू को प्रपोज करता है और ठाकुर के लड़के को मजिस्ट्रेट 6 महीने की जुडिशियल कस्टडी देते हैं। तो उधर तिवारी जी सीएम से मिलने पटना जाते हैं। अब आगे सीएम ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठा तिवारी काफी बेचैन होता है। तभी एक मैडम आके कहती हैं, आपको अंदर बुलाया है। आइए आइए तिवारी साहब। नमस्कार भैया जी। भैया ना बोलो हमें, जैसे न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि 10 सेकंड में समझाइए कि ये मामला क्या है, तो बोलिए। सर वो ठाकुर है हमारे इलाके का, छोटा आदमी है मगर आजकल हवा खराब है। पहले डोनेशन के लिए मना किया, फिर पार्टी को बदनाम करने का कोशिश किया और अब हमें बदनाम करने की कोशिश किया था। वैसे हम मामला दबा दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको पता चला होगा। उसके लड़के को भी अंदर करा दिए हैं। अब ऐसा कंट्रोल बनाएंगे कि दोबारा औकात से बाहर जाने की सोच नहीं पाएगा। तिवारी, इस बार अगर तुम न्यूज बने ना तो हम इस्तीफा तो लेंगे ही, मगर तुम्हें ऐसा दर्द देंगे कि उम्र भर पछताओगे। तुम्हारी सीडी को मेमोरी कार्ड बना दिए हैं। हमें तुम्हारे ही खिलाफ राजनीति करने पर मजबूर ना करो। इस बात का अंदाजा आप लगाते रहिए कि इस मेमोरी कार्ड में क्या है। मगर सीएम की धमकी ने तिवारी की जमीन हिलाकर रख दी थी। उधर ठाकुर अपने घर में परेशान होता है। वो कुछ ऐसा कांड करना चाहता है कि जिसके अंजाम की उसे कोई फिक्र नहीं है। कभी तिवारी को मारने की सोचता है तो कभी नरेश को। उतने में ही कांस्टेबल बंसी हाजिरी देने ठाकुर की हवेली पर आता है। वो इसकी तरफ नहीं है,
बस वो अपने दिमाग से कभी कहीं झूलता है तो कभी कहीं। लोग कहते हैं ना कि पुलिस वालों का कोई ईमान नहीं होता, वो इसके जैसे पुलिस वालों की ही मेहरबानी है। बंसी, कुछ ऐसा मत बोलना कि तुम्हें अपने बाग में गाड़ कर हम भूल जाएं, ठाकुर ने कहा। ठाकुर साहब, हम तो शुरू से ही आपके साथ हैं। ये साला नरेश है इन सबके पीछे। थाने में घुस गया था, उसने आपके लड़के को पट्टों से भी मारा है, और इतना मारा है कि पूछिए मत। और तुम वहां क्या कर रहे थे बे? हमारी औकात तो आप जानते ही हैं। तिवारी के कहने पर एसपी ने खुद अलाउ किया था ये सब। काफी बड़ा गेम चल रहा है ठाकुर साहब। तिवारी नरेश को प्यादा बनाकर आपको बर्बाद करने पर तुला है, और नरेश से आपकी दुश्मनी तो फिल्मी कहानी की तरह फेमस है। ये साले नरेश को खत्म करेंगे, तभी हमें चैन की नींद आएगी। इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब, एक बात कही। ए बंसी, चलो, तुम्हारा हो गया, यहां से निकलो अब। मुनीम ने बंसी को भेजते हुए ठाकुर साहब से धीरे से कहा, इस साले नरेश को तो आप कभी भी खत्म कर सकते हैं। प्यादा है, उसकी ताकत है तिवारी और वो हिजड़ों की सरदार मंजली। अगर वार करना है तो उसकी ताकत पर कीजिए। इसको तो हम अपने आंगन में रंडी का नाच नचा के मारेंगे। पहले इसकी ताकत को बर्बाद कीजिए, वरना ये साला आने वाले समय का बाहुबली बनेगा। बात तो सही है मुनीम जी, पर इस तिवारी का क्या करें? मुनीम इससे पहले कोई जवाब देता, ठाकुराइन बीच में बोल पड़ी। तिवारी का, इसका, उसका, सबका सोचिए। अपनी औलाद का कब सोचेंगे, या यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे? तुम्हें कितनी बार बोला है मर्दों के बीच में मत बोला करो। अरे काहे के मर्द? जैसे हालात आप लोगों के हैं ना, उस नरेश की तरह साड़ी पहन लीजिए। ये सुनते ही ठाकुर ने जोरदार तमाचा अपनी ठकुराइन के गाल पर जड़ दिया। मुनीम नजरें झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। अकेला छोड़िए हमें, जाइए यहां से। ठकुराइन रोती बिलखती चली गई। अगली सुबह नरेश मंजली दीदी के पास बैठा होता है। काफी खुश लग रहे हो नरेश, कल यहीं सोए थे ना? जी, असल में आपसे कुछ बात करना था। हाँ हाँ बोलो। शालू और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, जानते हैं दीदी। इस रिश्ते का क्या करना है क्या नहीं करना हमको नहीं मालूम। बस इतना जानते हैं कि कई दिनों से बात आपको बताना चाहते थे तो बता दी। अरे पगले, शालू एक बिलान की थी, तब से यहाँ है, हमारी नजरों के सामने। पर उस बेचारी की किस्मत में एक आम औरत की तरह का सुख कभी होगा ये हमें नहीं पता था। पर हम ये जानते हैं तुम उसे खुश रख सकते हो। एक काम करो, ये हवेली तो हम तुम्हें अभी नहीं दे सकते। हाँ, पर एक 200 गज का मकान है हमरे नाम पर, वो हम सालू और तुम्हारे नाम कर देंगे। अपनी मम्मी को लेके तुम वहां शिफ्ट हो जाओ, हवेली भी पास पड़ेगी। आपने तो हमारा भविष्य तय कर दिया दीदी। अभी नहीं नरेश, तुम्हारा भविष्य अभी तय होना है। तो उधर सीएम निवास से लौट रहे एमएलए तिवारी को ठाकुर के हमले की वेट नहीं करनी थी। इस बार उसे एक दूसरा हमला करना था। एमएलए का पीए उससे कहता है, सर सीएम साहब तो कुछ देर के लिए शांत हो गए हैं, अब ये ठाकुर का क्या करना है? देखो, रेड हो गया, लड़का अरेस्ट हो गया, अब सिर्फ एक चीज बाकी है कि ठाकुर को हम अपने सामने बिठाकर बेइज्जत करके पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं। पर सर कैसे होगा? आप करेंगे पीए साहब। सर मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। नरेश को कहो कि हमने फार्म हाउस पर बुलाया है आज ही शाम। और सुनो, ये बात मंजली से छुपी रहनी चाहिए। पीए थोड़ा सा कंफ्यूज होता है पर मान लेता है। शाम को ठाकुर और मुनीम बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे होते हैं, ये सोचने में कि खोए हुए बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाए, लड़के को कैसे छुड़वाया जाए और कैसे एमएलए पर अगला हमला बोला जाए। मुनीम जी, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे बड़के को छुड़ाने के लिए, फिर चाहे साला वकीलों की फौज क्यों ना लगे। हम वकील साहब से बात कर लिए ठाकुर साहब, कल आपके पास आएंगे। उधर एमएलए का पीए नरेश को फोन पर तिवारी जी से मिलने के लिए बोल देता है। पर किसी जमाने में एमएलए के पास उसकी नौकरी लगाने के एहसान तले मंजली दीदी को सारी बात सच बता देता है कि एमएलए ने यह मीटिंग की बात उससे छुपाने को कही थी। पता नहीं दीदी उन्होंने क्यों कहा कि आपको ना बताएं, हमको ठीक सा नहीं लगा सो बता दिया। अच्छा किए तुम बता दिया, कहते हुए मंजली दीदी ने फोन काट दिया और सामने ही बैठे नरेश को इशारा किया कि वो चला जाए। करीब 1 घंटे बाद नरेश एमएलए के फार्म पर पहुंचता है। आओ आओ नरेश, बैठो।
अरे नीचे नहीं, अब तुम हमारे सामने कुर्सी पर बैठने के लायक हो गए हो। पीए साहब, आप जरा बाहर चलिए। पीए हैरान होता है कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है। नरेश पीए के जाते ही कहता है, तिवारी जी, तो आप ठाकुर को मारने का तय कर लिए? तय तो कर लिए, पर ठाकुर को नहीं, ई सांप को, जो हमारा पीए बना फिरता है। नरेश हैरान होता है पर कोई सवाल नहीं करता। उसके दिमाग में पीए को मारने के तरीके घूमने लगते हैं, पर ऐसा क्या था, जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे एमएलए ब्रिजेश तिवारी नरेश को अपने ही पीए को मारने की धमकी देता है। नरेश हामी भी भरता है और सोचने भी लगता है कि करेगा क्या। अब आगे। अब तक हमने आपको पीए का नाम तो बताया नहीं। खैर, अब जान के भी क्या करेंगे। ये पीए एक शरीफ आदमी था, एक सीधा आदमी, एक सीधे वृक्ष की तरह। पर अगर आपको याद हो तो चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। अपने पुराने स्कूटर पर घर को लौट रहा था। उस रात एमएलए तिवारी ने उसे जानकर देर तक रोका। नरेश सड़क किनारे खाट लगाए बैठा था, हाथ में एक बड़ी ईंट लिए। सड़क के एक किनारे पर सीधे चलते तिवारी के पीए के सर पर नरेश ने पूरी ताकत से एक सटीक निशाना लगाते हुए बड़ी सी ईंट फेंकी। किस्मत के धनी पीए का सर तो बच गया, पर कान पर ईंट बजने से कान का एक छोटा सा टुकड़ा और पीए दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। नरेश भागकर स्कूटर के नीचे दबी टांग को देख स्कूटर के उसी हिस्से पर खड़ा हो जाता है। पीए जोर से चिल्लाता है और नरेश को अब मजा आने लगता है। पिटी हालत में चीखें मारता पीए नरेश से पूछता है, साला हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं नरेश? सोचिए, ऐसी सिचुएशन में भी इस आदमी के मुंह से गाली नहीं निकली। तुम एक प्यादे हो, इतनी औकात नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ो। नरेश ये पूरी बात उसको गाल सहलाते हुए कहता है। तभी उसके कान को हल्के से मसलता है। पीए जोर से चिल्लाता है, नरेश हंसता है और एक प्रचंड चीख के साथ उसका बचा हुआ कान भी उखाड़ देता है और फिर पास पड़ी ईंट से उसके ऊपर लगातार वार करता है। हालात यूं होते हैं कि इतने वार के बाद पीए की शक्ल पूरी तरह बिगड़ जाती है। नरेश उठकर जाने लगता है ये सोच के कि वो मर गया, पर जैसे ही नरेश जाने लगता है पीए हल्की सी खांसी करते हुए कर्राता है। नरेश का गुस्सा अब चरम पर होता है और वो एक टांग से पीए के गले के ऊपर वृक्ष आसन में खड़ा हो जाता है और तब तक खड़ा रहता है जब तक पीए की आखिरी सांस उसके शरीर को नहीं छोड़ती। एक बार सोच के देखिए, सुनसान सड़क पर एक अधमरा हुआ आदमी और उसके गले के ऊपर वृक्ष आसन करता यह अर्धनरेश्वर। यह खौफ का वो मंजर था जिसे कोई देखे तो रूह कांप जाए। ठीक जिस वक्त ये कांड शुरू हुआ उसी वक्त तिवारी के एक आदमी ने ठाकुर के छोटे लड़के को फोन किया था, जो खेत में शराब के नशे में था। हेलो भैया जी, लल्लन बोल रहे हैं। कौन लल्लन बे? अरे भैया, एसपी ने बड़का भैया को ठोकने का प्लान बनाया है। उस साला गांव के बाहर सड़क पर अभी लेकर गए हैं उसको। तुरंत आप बचा लीजिए उनको। अबे साले, तुम हो कौन? और फोन उसी वक्त कट जाता है। दिमाग से उड़क चुल्लू ठाकुर के दोनों बेटे मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं, शराब के नशे में एकदम चूर। जितनी देर में ये बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं उतनी ही देर में नरेश पीए को ठीक उसी जगह पर निपटा देता है। सड़क के बीचों बीच पड़ी लाश को देखकर आधे नशे में ठाकुर के लड़के घबरा जाते हैं। पास जाकर देखते हैं कि कहीं ये उनके बड़े भैया की लाश तो नहीं। दोनों जैसे लाश का बिगड़ा चेहरा देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं। ई तो साला कोई और है। शुक्र है यार, हमारी तो जान निकल गई थी, कहीं भैया जी तो नहीं। तभी ठीक सामने से पुलिस की हाई बीम और सायरन मारती हुई गाड़ी आती है। दोनों घबराकर भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और वो पगले बिना कुछ किए ऐसे भागते हैं जैसे दोनों ने ही मर्डर किया हो। ये आपको पता है कि ये सच नहीं है, ये पुलिस को भी पता है कि ये सच नहीं है, पर पीए को शिकार बनाकर तिवारी जी को ठाकुर पर अगला वार करना था।
जिसमें उनके बेवकूफ लड़के खुद आके फंसते हैं। मोटरसाइकिल लेकर भागते हुए ठाकुर के दोनों बेटे सड़क के गड्ढे पर बुरी तरह से गिरते हैं। पुलिस की जीप का टायर उनमें से एक के मुंह के सिर्फ 3 इंच की दूरी पर आके रुकता है। गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस बिना रुके थप्पड़ और डंडे बरसाती है और दोनों को थाने ले जाते हैं। उधर नरेश अपने एक और मर्डर के बाद किन्नर हवेली में जाता है। शालू के कमरे के बाथरूम में अपने हाथ से खून के धब्बे मिटाते मिटाते उसे वॉश बेसिन में इकट्ठे हुए खून भरे पानी में अपने बाप का प्रतिबिंब नजर आता है और वो घबरा कर गिर जाता है। शालू भागी भागी अंदर आती है और नरेश उसके गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। उधर एसपी तिवारी जी को सिचुएशन का पूरा अपडेट देते हैं। तिवारी उसके बाद मंजली को फोन मिलाकर कहता है, हमरे पीए के साथ ठीक नहीं हुआ, पर आपके साथ तो ठीक हुआ ना तिवारी जी। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। मंजली दीदी से पीए की वफात तिवारी से गद्दारी का सबूत थी। उस गरीब की जान से मंजली का लाखों का फायदा, नरेश को उसका कुछ हिस्सा और तिवारी को ठाकुर के खिलाफ एक और हमला करने का मौका मिलता है। इस राजनीति में शहीदों की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब किस्मत के प्यादे हैं और सबकी अपनी कहानी है। मौके पर हत्या के मामले में पकड़े गए ठाकुर के लड़के रात भर थाने में मार खाते हैं। इस बात से बेखबर उनका बाप रात भर बेचैन रहता है। ठकुराइन अपने बड़े लड़के को लेकर चिंतित होती है और आंसू बहाती रहती है। वो भी इस बात से बेखबर कि उसके बाकी दोनों बेटों का फ्यूचर भी कुछ खास ब्राइट नहीं है। एक तरफ बेहोश पड़ा नरेश, सुकून की नींद लेता तिवारी, और दूसरी तरफ ये सब लोग। प्रदेश के इस हिस्से में जान की कोई कीमत नहीं, मगर मौत यहां बड़ी महंगी है। अगली सुबह ठाकुर को खबर मिलती है कि उसके दोनों छोटे लड़कों को पुलिस ने उठा लिया। ठकुराइन ये सुनते ही बेहोश होती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे तिवारी और मंजली के प्लान से तिवारी अपने ही पीए को नरेश के जरिए मरवाता है। इल्जाम ठाकुर के 2 लड़कों पर आता है। वारदात की जगह से पुलिस से भागते हुए दोनों थाने पहुंच जाते हैं। अब आगे सुबह सुबह मुनीम को बंसी इंफॉर्मेशन देता है और नहा धोकर ऑफिस में बैठे ठाकुर को यह बताता है, ठाकुर साहब आपके लड़कों ने तिवारी के पीए को मार दिया और पकड़े गए हैं। कहा? इस बार ठाकुर गुस्सा भी ठीक से नहीं कर पाता। उसकी हालत कुछ यूं खराब होती है कि वो इससे पहले कुछ बोल पाता, वहां पीछे खड़ी ठकुराइन सब सुन लेती है और हाथ में पूजा की थाली समेत फिल्मी तरीके से बेहोश हो जाती है। ठाकुर भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और बेहोश ठकुराइन के ऊपर से कूदता हुआ दीवार पर टंगी राइफल उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। मुनीम उसके पीछे पीछे भागता है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब रुक जाइए, भगवान के लिए नहीं तो अपने बेटों के लिए रुक जाइए। उसके पांव में गिरकर कहता है कि अब चीजें सही करने का समय है, हालात और मत बिगाड़िए ठाकुर साहब रुक जाइए ठाकुर साहब। ठाकुर अचानक रुक तो जाता है पर हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है। इस बार वो वकील और तमीज दोनों के साथ थाने पहुंचते हैं और उन्हें आता देख वही टेढ़ा एसएचओ कहता है, आइए, इस गांव के सारे जुर्म एक ही घर से होते हैं क्या? ठाकुर इससे पहले कुछ बोलता, वकील बीच में बोल पड़ता है, किस बिना पर उठाया आपने उन्हें? बिना नहीं बेगाम, गुनाह पे। वकालत की अकड़ मत दिखाना। ये लीजिए एफआईआर का कॉपी। दोनों लड़के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। 299, 300 और 307 लगाई है। अब जो करना है कहना है मजिस्ट्रेट के सामने कहना। थाने में कोई ड्रामा किया ना तो बिना दफा के अंदर करेंगे। एसएचओ साहब वकील हूं मैं, धमकी दे रहे हैं आप? और हमरे जीजा तुम्हारे बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तुम्हारे चैम्बर में घुस के भी ना तुम्हारे कंटाप देंगे तो साला झांट नहीं उखाड़ पाओगे। कागजी कार्रवाई एकदम जायज है। चलिए आप लोग, और भी काम है यहाँ पे हमें। तीनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। उधर किन्नर हवेली की सुबह थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है। नरेश की आंख खुलती है तो उसके सिरहाने मंजली दीदी और शालू होते हैं। नरेश को तेज बुखार होता है और प्रेम में पड़ी शालू उसे पट्टियां करती है। हे नरेश, ठीक हो अब? जी बस वो थोड़ा थकान है। चिंता मत करो, जैसे ही तबीयत अच्छा हो जाए अपने नए मकान में जाने की तैयारी करना। अब तो सारा फर्नीचर भी लगवा दिया है। शालू इस बात पर जरा घबराती है और मंजली दीदी उसे देखकर जरा छेड़ते हुए बोलती हैं,
अरे तुम्हारे ब्याह का इंतजाम किए हैं। परसों माई के मंदिर में दोनों का ब्याह कर देंगे। क्यों, मंजूर है ना दोनों को? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और हामी भर देते हैं। नरेश मन ही मन यह भी सोच रहा था कि कहीं ये मंजली की उसको हवेली से दूर करने की चाल तो नहीं, मगर एक नए मकान का वादा वो अपनी मां से भी कर चुका था। उधर मजिस्ट्रेट ने केस की फाइल पर एक नजर डालते हुए होमोसाइड यानी मर्डर का चार्ज एक्सेप्ट करते हुए पुलिस को जल्द से जल्द कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया और ठाकुर के दोनों लड़कों को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तिवारी ने उधर इस मामले को तूल दिया और अपने पीए के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी 9 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ ठाकुर के परिवार की बदनामी ने उसके उठाए आदिवासी वाले मुद्दे को भी वंस एंड फॉर ऑल दफन कर दिया। इस बार तिवारी ने ठाकुर को बड़ा गहरा घाव दिया था, पर वो शायद इस बारे में कुछ कर सकता था। ठाकुर के घर में बड़ा गहरा सन्नाटा था। तिवारी ने उसके बिजनेस, परिवार, इज्जत, रुतबा सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। ये राजनीति का खेल ही ऐसा है, यहां बाहुबली भी कब बलि चढ़ जाएं पता नहीं लगता। सर लटकाए हालात से मजबूर ठाकुर पूरी तरह लाचार था। उधर नरेश ने अपने लिए नया जीप लिया था। ये वो नरेश है जो कभी इन सड़कों पर साड़ी उठाकर भागता फिरता था, लोगों से लड़ता था। आज किड़वईपुर गांव की सड़कों पर ओपन जीप में साड़ी पहने अपनी होने वाली बीवी शालू के साथ ऐश से घूम रहा था। वो जिंदगी में शायद पहली बार इतना खुश था, पर उसकी जिंदगी में खुशी की उम्र कुछ खास नहीं थी। जब ये रोड शो मां के आंगन पर जाके रुका तो कहानी अलग थी। मां, ये देख, बहू चाहिए थी ना तेरे को, ये है मेरा प्यार। नरेश की मां शालू के हाव भाव से पहचान गई कि वो एक किन्नर है। उसने हाथ तो बढ़ाया पर आशीर्वाद के लिए नहीं, और सीधा नरेश के मुंह पर तमाचा चढ़ दिया। यही दिन रह गया कि तू किसी किन्नर से शादी करेगा? क्या फर्क पड़ता है उससे मां, प्यार करते हैं हम। अरे बीमार है तू, और बीमारी का इलाज एक और बीमारी नहीं होती नरेश। अगर तू इससे शादी किया ना तो मैं सल्फास खा के मर जाऊंगी। अरे कौन से घर में बेटा और बहू दोनों साड़ी पहनते हैं? अरे बहू मांगी तुझसे, ये नहीं। शालू पूरे तमाशे में चुप रही। नरेश ने भी मां के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बस जाते जाते इतना बोल गया, परसों शादी कर रहे हैं मां। ये तेरे लिए साड़ी लाया था, बनारसी है, और कुछ कहने भी हैं। गाड़ी भेजेंगे, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना अधूरी होगी ये शादी, मगर होगी जरूर। आस पड़ोस के लोग तमाशा तो देख रहे थे, पर जैसे ही नरेश मुड़ता है तो सब खिड़कियां बंद होती हैं और नजरें इधर उधर हो जाती हैं। नरेश का खौफ अब सड़कों पर था। वो गुजरता था तो लोग रास्ता छोड़ देते थे, आते जाते सलाम ठोकते थे। वो साड़ी तो पहनता था, मगर उससे बड़ा मर्द किड़वईपुर में शायद ही कोई था। ये सल्फास की धमकी गांव में आग की तरह फैली, और ऐसी फैली कि ठाकुर की हवेली तक पहुंच गई। साला क्या कलयुग है बे। लड़का है जो साड़ी में है और लुगाई साला औरत ही नहीं है। ठाकुर साहब, ये मौका है, एक सल्फास और 100 साफ। मुनीम ने ठाकुर की बात का जवाब देते हुए कहा, ये नरेश जैसे कीटाणु को मारने के लिए बहुत जरूरी है। सारा गांव जानता है मां ने खुद को मारने की धमकी दी थी। हमें तो सल्फास डिलीवर करना है बस। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो दूसरी तरफ नरेश और सालू अपने नए घर को सजा लेते। सालू नरेश से कहती है, अगर तुम्हारी अम्मा नहीं आई तो? अरे हम जानते हैं अम्मा को, हमसे प्यारा कुछ नहीं है उन्हें। वो आएंगी भी और नाचेंगी भी। ये कहते हुए दोनों हंस पड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। उधर तिवारी और मंजली की अपनी मीटिंग चलती है। क्या लगता है, ये नरेश अब कंट्रोल में तो है ना? तिवारी ने पूछा। पूरी तरह। अच्छा लड़का है, हमारे समाज के लिए बहुत ऊंची सोच है उसकी। कहता है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाएगा। लड़का तेज है, हमारा सपोर्ट रहेगा दीदी। आपको भी हमारा सपोर्ट रहेगा तिवारी जी। वैसे ठाकुर की तरफ से कोई खबर? अरे बिल में बैठा है चूहे की तरह। तो चूहे पर सांप छोड़ने के बारे में क्या सोचा है? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर।